हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर डेली जो कि देख सकते हैं रात को 8:50 में हिंदी की क्लास होती है, ज़बरदस्त क्लास होती है। हमेशा हमारे सीरीज में परिवर्तन भी देखने को मिलता है ना। यहाँ पर देख सकते हैं ये सीरीज आपकी, जिसमें हिंदी शायद भी आपकी इंक्लूड रहता है। बाकी हमारे चैनल पे जितनी भी क्लासें दी जा रही हैं वो सभी कॉमन क्लासें हैं, सभी एग्जामों के लिए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद आपको ये कहीं ना कहीं रिवीजन आपका अच्छी तरीके से हो जा रहा है। इसके बाद आपको है ना नई क्लासें भी आपको मिलेंगी। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे, खुश रहिए, सुसर्वनाए, जय मां शारदे, सभी को जय हिंद, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बिल्कुल बढ़ाते रहिएगा। बाकी हमारे ऐप से नहीं जुड़े तो हमारे ऐप में भी काफ़ी सुविधाएँ हैं, वहाँ से भी आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, गुड इवनिंग, नमस्ते, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, राधे राधे, हर हर महादेव, खुश रहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है रा लावा किस प्रकार के व्यंजन हैं। चलिए भाई, फटाफट जवाब देना है कि जो आपकी या रा लावा हैं वो आपके जो व्यंजन हैं वो आपके कैसे हैं। देखा जाए तो आपके आंसर लगभग सभी के आ गए हैं और आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो ये जो आपके हैं इनको अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं, है ना। वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण आंतरिक वर्णमाला से लेते हैं, अर्थात स्वरों व्यंजनों के बीच होते हैं और इन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर जो आंसर आ गया है बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। और हम आपसे बात करें उस व्यंजन क्या है तो आप सभी में सब लोग क्या कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ पर उस व्यंजन हमें पता है। आप कहेंगे सर उस व्यंजन जो आपके होते हैं वो आपके सा, है ना, सा और एक आपका यहाँ पर देखा जाए तो सा और साथ में यहाँ पर हा होता है, इसी उस व्यंजन यहाँ पर कहा जाता है। अगर हम बात करें स्पर्श व्यंजन का है तो आप कहेंगे सर का से लेके आपके माँ तक होते हैं, इनको स्पर्श कहते हैं। और अयोग्य विवाह जो कि आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल रामबाण है, याद रखिए, जो आपका अंक और आहा होता है इनको अयोग्य विवाह कहते हैं, बिल्कुल रट लीजिएगा अयोग्य विवाह वाला ये पॉइंट, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर यहाँ पर दिया है प्रश्नों में से किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण का प्रयोग क्रिया विशेषण के रूप में हुआ है। अर्थात यहाँ पर देखा जाए तो एक गुणवाचक विशेषण है और इसका जो प्रयोग किया गया है वो क्रिया विशेषण के रूप में किया गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में थोड़ा फोकस करिए। कह रहा है तुम अचानक कैसे आ गए। फिर दिया है बहुत धीरे धीरे काम करते हो। धोबी कपड़ा साफ होता है, धोबी कपड़ा साफ धोता है। यथासंभव प्रयास करना होगा। बड़ा लॉजिक वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको सोच समझ के जवाब देना है क्योंकि दिया है गुणवाचक दिया है और गुणवाचक दिया है तो आप कहेंगे सर जो हमने रट्टा मारा था दिमाग में वो बिल्कुल स्किप कर दीजिए कि जो धीरे धीरे है वो क्रिया विशेषण है, ये बिल्कुल पता है, लेकिन आपसे कह रहा है गुणवाचक। और गुणवाचक मतलब होता है उसकी क्वालिटी, और क्वालिटी क्या है कि जो कपड़ा है वो साफ है। कपड़ा क्या है? साफ है। तो कपड़ा साफ होना क्या है? ये गुण है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर कपड़ा धोता है, साफ धोता है, ये क्रिया विशेषण में जाएगा। उम्मीद है अब आप लोग समझ गए होंगे कि गुणवाचक के हिसाब से आंसर आपको लेकर आना था। क्लियर है? अच्छा लगा कुछ सीखने में तो जरूर बताइएगा। अगला देखो दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण का प्रयोग क्रिया विशेषण के रूप में हुआ है। एक हमने बताया है और अब आपकी बारी है ना। दूसरे क्वेश्चन का जवाब आप लोग बताइएगा। चलिए जल्दी से बताइए। कह रहा कदाचित तुम सही कह रहे थे, लता बहुत मधुर गाती है, जो भी हो तुम्हें अवश्य आना है, तुम कह रहे हो इसलिए मैं मान लेता हूँ। यहाँ पर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 3 है इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर मधुर क्या है? ये गुण है ना, ये मधुर गाती ये गुण है। आप कहेंगे सर बहुत मधुर गाती है, ये क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण के साथ आंसर आएगा बी के साथ। क्लियर है? चलिए, जय श्री राम, जय महाकाल, सभी को जय हिंद। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि समास का अर्थ क्या होता है। अभी आपने पुलिस एग्जाम का दिया होगा पेपर और देखा होगा पुलिस एग्जाम में बहुत ऐसे क्वेश्चन आपके रहे हैं जो आपकी थ्योरी से निकालकर आपके बनाए गए थे। आप देख सकते हैं कि आपसे पूछा है समास का अर्थ क्या होता है, अर्थात समास की परिभाषा पूछा गया है। और यहाँ पर दिया है 2 शब्दों को मिलाकर छोटा करना, फिर दिया है शब्दों में से संधि करना, विभक्ति हटाकर शब्द को संक्षिप्त सुंदर बनाना, निरर्थक वर्णों को मिलाकर नया शब्द बनाना। हर एक ऑप्शन ऐसा रखा गया है कि अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो 100% इसमें से आप लोग गलती कर देंगे। लेकिन इसका राइट आंसर होगा क्या? तो आपको हमने बताया है कि भैया समास का अर्थ होता क्या है। समास का अर्थ क्या होता है? 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया सार्थक शब्द बनता है, एक नया सार्थक शब्द बनता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 शब्दों को मिलाकर छोटा करना, ये आपका आंसर हो गया कौन? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि 2 शब्दों को मिला रहे हैं तभी तो ये समास बनता है। यहाँ पर समास विग्रह नहीं कह रहा है, आप आंसर लगाएंगे ए के साथ बनेगा, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन दिया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है समास के कितने भेद होते हैं। हर एक क्वेश्चन जो आपका है वो हर एक क्वेश्चन बिल्कुल दमदार आपका है। जो भी किताब होती थी छाप लेते थे, लेकिन यहाँ पर जो आपकी मॉडल पेपर लाए गए हैं वो आप लोगों के तैयारी को 4 चांद लगाने के लिए कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, है ना। आप लोगों को इस प्रकार से हम मजबूत कर देंगे कि एग्जाम में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है।
देखो ये समास के कितने भेद होते हैं, आप कहेंगे समास के तो सर जी हमने 6 भेद पढ़े हैं। वैसे तो 4 भेद हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर 6 भेद आपके हो जाएंगे, जो कि आप लोग जानते हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव, द्विगु, द्वंद्व और आपका बहुवरी। अगला क्वेश्चन बताएगा कि व्यग्र का पर्यायवाची इनमें से होता क्या है। चलिए दिया गया है व्यग्र का पर्यायवाची, दिया गया है व्यग्र का पर्यायवाची पूछा गया है। तो यहाँ पर होता है इसका पर्यायवाची अधीर होता है, नोट कर लीजिएगा, अधीर आपका बनता है। आपका जो आंसर बनेगा वो राइट हो जाएगा, सी नंबर। इसका मतलब अधीर मतलब ये होता है जिसे बोलते हैं ना असीध, क्या बोलते हैं, अधीर हो गया। अशांत व्यक्ति जो होता है ना, बोलते हैं अशांत व्यक्ति कैसा है, अशांत व्यक्ति, अशांत हो गया, या आतुर जिसे कहते हैं, विकल कहते हैं, उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अनार का पर्यायवाची आपको बताना है, अनार का पर्यायवाची क्या बनता है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है और बिल्कुल लाजवाब दिया गया है। आप बताइएगा कि अनार का जो पर्यायवाची बनेगा वो इनमें से राइट क्या हो सकता है। चलिए अनार को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप कहेंगे सर अनार के दाने लाल लाल, ये हो जाएगा। आप कहेंगे सर राम बीज होता है, दड़िम भी होता है, सुकोदन भी होता है, मतलब राइट आंसर जाएगा किसके साथ, तो आपका डी नंबर आ रहा है। तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर बन रहा है। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि ग्रहण का विलोम क्या होता है। ग्रहण का विलोम क्या होता है, जैसे आप लोग ग्रहण कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसका होता है त्याज। जैसे हम आपको यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं और आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो आपका बनेगा क्या, ग्रहण का हो जाएगा त्याज, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर आपका आ रहा है बी नंबर तो बिल्कुल सही है, डी नंबर आपको नहीं लगाना है, यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि घटक का विलोम शब्द इनमें से क्या होता है। चलिए बहुत अच्छे बताना है कि आपका आंसर क्या है। वेरी गुड। दिया है घटक का विलोम क्या होता है, घटक, तो घटक का क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखा जाए एकत्व तो नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा अनेकत्व तो बनेगा। अच्छा क्वेश्चन है, नोट करिएगा कि भैया घटक का विलोम जो होता है वो अनेकत्व तो होता है, ठीक है। यहाँ पर आंसर नंबर आपका ए बनेगा, समुदाय नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर याद रखिए इसका विलोम पूछा है तो इसलिए अनेक की बात होगा। घटक में बोलते हैं ना, घटक अर्थात ये चीज़ों से या कई चीज़ों को मिलाकर यहाँ पर बनाया गया है, ये घटक हो गया। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर इसका विलोम होगा जो आपका एक चीज़ होगा, तो आप कहेंगे इसको बोलते हैं अनेकत्व तो बोल देंगे। यहाँ पर आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा राइट, घटक और अनेकत्व। अगला देखो दिया गया है कि चिरंतन का विलोम क्या है, और ये भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल लाजवाब है। यहाँ पर दिया गया है चिरंतन का विलोम। चिरंतन का विलोम क्या होता है, इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा क्योंकि यही क्वेश्चन अब आपको यूपी पुलिस के मॉडल पेपर में मिलेगा। चलिए चिरंतन का विलोम पूछा है और चिरंतन का विलोम होता क्या है। यहाँ पर दिया है शाश्वत और से दिया गया है, यहाँ पर आपका नश्वर दिया गया है। वेरी गुड। यहाँ पर आंसर देखा जाए तो चिरंतन का हो जाएगा क्या, नश्वर हो जाएगा, यहाँ पर नश्वर होगा। अगर आपसे बोले सर जी शाश्वत क्या है, तो शाश्वत चिरंतन का पर्यायवाची है। क्या है ये आपका पर्यायवाची, अगर चिरंतन का पर्यायवाची पूछे तो शाश्वत हो जाएगा, लेकिन विलोम पूछा है तो आप कहेंगे सर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि आदि से अंत तक के लिए क्या कहते हैं। आदि से अंत तक के लिए, तो आप कहेंगे आदि से अंत तक के लिए होता है अधोपांत होता है, मतलब राइट आंसर आपका जाएगा क्या, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है जिसकी कोई इच्छा अर्थात स्पृहा ना हो, अर्थात चाह ना हो। तो जिसकी कोई इच्छा ना हो अर्थात कोई चाह ना हो, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए इसे बोलते हैं निस्पृह। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि सौभाग्य का तद्भव क्या होता है। सौभाग्य का तद्भव पूछा गया है, तो आप कहेंगे सौभाग्य जो दिया है वो तत्सम है, इसका तद्भव बनता है सुहाग। क्या बोलते हैं, सुहाग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका जाएगा किसके साथ, बी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। जय हिंद भैया, जय हिंद। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है और आपसे दिया है सही वर्तनी बताना है। चलिए आपने जय हिंद लिखा है, हमने आपको स्वीकार कर लिया है, लेकिन आप अब नए नहीं रहे हैं क्योंकि आपने हमारी करंट अफेयर की क्लास में आए थे। और अगर आप एक बार हमारी क्लास में आते हैं तो और आपने कुछ ऐसे जय हिंद वगैरह कुछ लिख दिया तो हम तुरंत समझ जाते हैं, है ना। आप करंट अफेयर की क्लास में आए थे, हम पहचान लिए हैं, आपका जय हिंद भी एक्सेप्ट कर लिए हैं। देखो दिया है शुद्ध वर्तनी आपसे बताना है 14 नंबर में, तो आप कहेंगे शुद्ध वर्तनी होता है सुसुप्त। क्या होता है, सुसुप्त होता है। आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर सही लिखा है कौन, ये नंबर आपका गलत है, ये आंसर आपका जाएगा कौन, ऑप्शन आपका सुसुप्ति बनेगा, ऑप्शन डी वाला राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, आपसे दिया गया है कि यामा के रचयिता जो आपके हैं इनमें से कौन है। चलिए यामा के रचयिता पूछा गया है और यामा के रचयिता हैं कौन, तो आप कहेंगे सर यामा के रचयिता यहाँ पर देखा जाए तो आपकी महादेवी वर्मा हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। बाकी अगर आपसे पूछे सर जी कोई 3 रचनाएं इनकी बता दीजिए, तो आप लोग भी 3 रचनाएं आप बताइएगा, 3 रचनाएं इनमें से कौन सी हो सकती हैं। इनकी 3 रचनाएं, तो आप कहेंगे सर बहुत रचनाएं होती हैं, बाकी देखा जाए तो एग्जाम में पूछा जाता है निहार, है ना। क्या बोलते हैं, निहार हो गया, यहाँ पर निर्जा हो गया, है ना, और आपका रश्मि हो गया। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो इनको एक पुरस्कार भी मिला था, है ना।
कौन सा पुरस्कार? तो आप कहेंगे 1982 में साहित्य का सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको दिया जा चुका है, याद रखिएगा। तो आंसर नंबर जाएगा आपके सी के साथ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में यण संधि है? क्या 1 सेकंड में इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं? चलिए, अतीत के चलचित्र, वेरी गुड। यहाँ पर दिया है यण संधि। हमने अब बताया था जब भी कभी आपको आधा अक्षर दिख जाए और उसमें से वो भी आधा अक्षर कौन हो? या हो, और क्या हो? आपका वाह हो। इसमें कोई अगर आधा अक्षर लगा है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर लगा है सी नंबर अत्याचार, बनेगा अति धनाचार, अत्याचार। तो आप कहेंगे यही हो जाएगा कौन? आपका यण संधि बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है सत्यार्थी का संधिविच्छेद बताना है। सत्यार्थी शब्द का संधिविच्छेद है तो एक शब्द निकलेगा सत्य। क्या निकलेगा? सत्य निकलेगा। इस बात को समझते चलिए, जो हम आपको बताने का प्रयास किया करते हैं कि हम निकाल के आ रहे हैं, इसमें एक सत्य शब्द निकलेगा और सत्य जो निकलेगा वो किसके साथ जाएगा? चलिए, 17 नंबर में सत्य धन अर्थी बनेगा। अगर हम आपसे बोले संधि कौन सी है तो क्या आप लोग जवाब दे सकते हैं कौन सी संधि है? सत्य धन अर्थी आंसर आपका बी हो जाएगा, लेकिन संधि क्या है इसको आप लोग बताएंगे। चलिए, कौन सा आंसर बनेगा जल्दी से बताइए। हमने कहा बस मात्रा आपको देखना है। मात्रा क्या है? यहाँ पर बड़ा की मात्रा है, या में कौन सी मात्रा है? बड़ा आ है, और बड़ा अगर आया है तो कैसे आया होगा? छोटा आ प्लस छोटा आ से ही आया होगा। तो आप कहेंगे जब छोटा आ आया है, बड़ा आ होता है दीर्घ में। किसमें होता है? दीर्घ में। हमने देखा क्या है, ये जो बीच में मात्रा होती है, यहाँ पर जो मात्रा लगी होती है वही संधि का आंसर होता है, याद रखिएगा। अगर ए की मात्रा यहाँ पर लग जाए या ओ की मात्रा लग जाए तो गुण संधि होती है। वहीं पर अगर ए की मात्रा हो जाए, है ना, ओ की मात्रा हो जाए तो फिर वो वृद्धि हो जाती है। ठीक है ना, ये पहचान होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है युधिष्ठिर में समास क्या है? युधिष्ठिर में समास क्या है तो आप आंसर देना है। तो ऐसे कहेंगे सर युधिष्ठिर में देखा जाए तो अलग तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है? अलुक तत्पुरुष समास होता है। अब ऐसी स्थिति में देखा जाए तो आपका आंसर क्या बन सकता है? चलिए, ऐसी स्थिति में हम लोग क्या बोलेंगे, इसका आंसर दीजिएगा। डी नंबर बोल देंगे या आपको बी नंबर बोलेंगे? डी या बी, दोनों में आंसर देना है। मान लो अगर अलुक तत्पुरुष नहीं दिया होता है तो फिर ऐसी स्थिति में, क्योंकि भैया बोलते हैं ना विभक्ति का लोप न हो। हमारी बात को समझिएगा, यहाँ से कॉन्सेप्ट निकलेगा और आपको लगेगा कि नहीं वाकई में आज हमने कुछ सीख लिया। दिया है कि भैया अलुक तत्पुरुष समास होता क्या है? अलुक तत्पुरुष समास होता है जिसमें विभक्ति का लोप ना हो। विभक्ति का लोप ना हो अर्थात उसमें विभक्ति नहीं होगी, और विभक्ति नहीं होगी तो तत्पुरुष समास हो ही नहीं सकता है, क्योंकि तत्पुरुष में 6 प्रकार के जो समास होते हैं उनको ऐड करते हैं। तो आप कहेंगे सर जब विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है इसलिए इसको अलुक तत्पुरुष कहते हैं, तो हम यहाँ पर तत्पुरुष को हटा देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ युधिष्ठिर उसको कहते हैं, एक विशेष शब्द ले आएंगे। विशेष मतलब हो गया कि युद्ध में जो स्थिर रहता है, युद्ध में जो स्थिर रहता है उसको युधिष्ठिर कहते हैं। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर हम बी नंबर लगा देंगे, याद रखिएगा। क्लियर हो गया है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे दिया गया है आजाद शत्रु में समास क्या है? आजाद शत्रु में समास दिया है, आपका आंसर में से है क्या? चलिए, यहाँ पर बताना है। आपने पढ़ा था कि युधिष्ठिर में समास क्या है, तो उसमें पढ़ा होगा अलुक तत्पुरुष समास। क्या पढ़े थे? अलुक तत्पुरुष समास आपने पढ़ा था, है ना। लेकिन यहाँ पर जो दिया है वो बिल्कुल क्या है, थोड़ा सा अंतर हो गया है, जो कि हमने अंतर आपको साफ स्पष्ट कर दिया है। आप अलुक तत्पुरुष समास पढ़िएगा, अलुक तत्पुरुष होता क्या है, तो उसमें जब थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा कि विभक्ति का लोप जहाँ नहीं होता है वो अलुक तत्पुरुष होता है। तो इसका मतलब है विभक्ति का लोप नहीं हुआ है, तो सीधी सीधी बात है कि हमको तत्पुरुष नहीं लगाना है। यहाँ पर आजाद शत्रु दिया है, इसमें समास बताना है, आपका आंसर इनमें से क्या है? तो आजाद शत्रु में क्या हो जाएगा, तो ये भी बनेगा बहुब्रीहि समास, बनेगा कि नहीं? यहाँ पर अगर इसका हम समास विग्रह करें तो आप कहेंगे सर जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, और जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसी को कहते हैं बहुब्रीहि। ये स्पेशल आपका है, ऑप्शन नंबर आपका डी जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अनंत का पर्यायवाची इनमें से क्या होता है? चलिए, क्वेश्चन में अगर समय ज़्यादा लग जाता है तो दूसरे क्वेश्चन को थोड़ा सा हम क्या करेंगे, स्पीड में पढ़ाएंगे। यहाँ पर देखो दिया गया है अनंत का पर्यायवाची क्या होता है 20 नंबर में, तो आप कहेंगे अनंत। यहाँ पर देखो फल नहीं हो सकता है, फासला नहीं हो सकता है, दाडिम नहीं हो सकता है, तो एक ऑप्शन बचेगा। यहाँ पर आपका सी नंबर अवसान होता है। अवसान की बात करते हैं तो यहाँ पर और भी कई चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पर अंत दिया गया है, देखिए अंत दिया, अनंत नहीं है, ये अंत है। और अंत मतलब होता है अवसान। क्या दिया है? अवसान। अवसान मतलब होता है मृत्यु। क्या होता है? मृत्यु, अर्थात देहांत हो गया, निधन हो गया, मौत हो गई, मृत्यु हो गई, इसे कहते हैं अंत। तो आप कहेंगे सर अवसान शब्द आपका आंसर बिल्कुल सही जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मूक होई वाचालु पंग चढ़े गिरवर जास कृपा सुदयालु प्रभु सकल करिमल दहन, उपरोक्त में से छंद कौन सा है? यहाँ पर देखिए इसका आंसर आपका होगा क्या? चलिए यहाँ पर जवाब देना है। तो आप कहेंगे सर मात्रा ही लगा लेते हैं, क्या दिक्कत है? मात्रा ही लगा लेते हैं। तो आप कहेंगे जी सर जी मात्रा पहले में लगाइएगा, तो आप कहेंगे मूक में यहाँ पर डबल हो जाएगा, फिर सिंगल हो जाएगा। होई में यहाँ पर डबल हो जाएगा, फिर सिंगल हो जाएगा या डबल हो जाएगा।
यहाँ पर देखो ये जो इस्ट्रा चढ़ी है ना, ये मात्रा इस्ट्रा नहीं होगी। फिर यहाँ पर देखो वाचाल में डबल होगा, फिर यहाँ पर चा में भी हो जाएगा और फिर आपका सिंगल हो जाएगा। अब देखिए मात्रा दिया है 2 2 4 1 5 5 4 5 3 8 8 9 10 11, मतलब ये आ गई 11 मात्रा और 11 मात्रा होती हैं सोरठा में। ऑप्शन नंबर आपका जाएगा ए के साथ सोरठा हो जाएगा, बरवे नहीं है भैया, ये आंसर आपका ए बनेगा। अगला देखो दिया गया है कि श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनहु रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारे। क्या इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दे सकते हैं? चलिए, इतनी अच्छी बात है कि आप लोग कहते हैं जी सर जी हम दे सकते हैं। तो आप कहेंगे यहाँ पर देखा जाए तो मात्रा लगाना है तो क्या नहीं लगाएंगे? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए ये जब हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं क्या बोलते हैं हनुमान चालीसा, तो सबसे पहले आपको आती है क्या दोहा एक लिखा होता है श्री गुरुचरण सरोज रज, है ना, तो बड़े अच्छे से गाया जाता है। तो कहेंगे सर जी मात्रा ही लगा लेते हैं। अगर मात्रा लगाया जाए तो भी आप इसका आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि श्री में लगेगा आपका डबल हो जाएगा। यहाँ पर गुरु में यहाँ पर सिंगल है और ये सिंगल हो जाएगा, क्योंकि जो रू है वो आपका छोटा रू निकलेगा। चरण में सिंगल लगेगा, सरोज में यहाँ पर देखो सिंगल लगेगा, फिर ओ की मात्रा डबल हो जाएगा, फिर सिंगल हो जाएगा, फिर सिंगल होगा, फिर सिंगल होगा। देखिए मात्रा गिनिएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और 13 जब होती हैं पहले में तो इसका मतलब है ये आपका दोहा है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो गया है। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है आपसे, कह रहा है कि यह मुख है नीले अंबर में या चंद विमल है, अंधेरे में दीप जला या सर में खिला कमल है, इसमें से अलंकार पूछा है। अब आप बताइएगा कि आप 23 नंबर का जवाब आप लोग दे सकते हैं? क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? यह मुख है नीले अंबर में यह शब्द लगा है, और जब यह शब्द लगा हो तो बड़ा अच्छा आंसर होता है कि सर यहाँ पर संदेह हो जाता है कि यह मुख है या नीला अंबर, यह चंद विमल है, अंधेरे दीप में जला सर में खिला कमल है, अर्थात यह लगा दिया, अर्थात ये संदेह हो गया। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि शरणागत में समास क्या है? शरणागत में समास क्या है? तो शरण को आगत, है ना, शरण को आगत, अर्थात इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो आंसर नंबर जिसका आ रहा है यहाँ पर क्या बनेगा भैया? चलिए जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपकी 24 में, और 24 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर शरण में आगत, अच्छा शरण में आगत, है ना, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि आपके तत्पुरुष समास हो जाएगा, शरण में आगत, इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन है कि मरणासन में कौन सा समास है? मरणासन में समास क्या है? मरण को आसन हो, मरण को आसन हो, अर्थात जब व्यक्ति मतलब लग जाता है कि नहीं अब इनकी जान निकलने वाली है तो उनको मरणासन में सुला दिया जाता है, लिटा दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं मरणासन, है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ भी तो क्या है? तत्पुरुष समास ही है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि गंगा से उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं? गंगा से उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं बताना है। तो आप बताइए कोई ऐसा व्यक्ति है जो गंगा से उत्पन्न हुआ हो? चलिए बताइएगा, ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपने अभी तक इतिहास में पढ़ा हो जो गंगा से उत्पन्न हुआ हो? तो आप कहेंगे जी सर जी यहाँ पर पढ़ा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? गंगा पुत्र कौन है? तो आप कहेंगे इसका आंसर ए हो जाएगा, गांगे कहा जाता है। क्या कहते हैं? गांगे कहते, भीष्म पितामह गांगे हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका ए नंबर ए राइट हो जाएगा, गांगेय, है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे करा है कि उन्मेष शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अच्छा क्वेश्चन है, बताना है उन्मेष शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। हमने कहा उन्मेष, तो भैया यहाँ पर क्या है, हमको संधि के रूल के अकॉर्डिंग तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर जब संधि के अकॉर्डिंग तोड़ेंगे तो भैया यहाँ पर जो शब्द है मेष, ये मूल शब्द निकलेगा और बचेगा यहाँ पर क्या? उद्धन मेष। इसका आंसर जाएगा किसके साथ? तो बी के साथ जाएगा, क्योंकि आपको पता है में तो है ही नहीं है, तो इसका परिवर्तन हुआ है, अर्थात इसका आंसर अब भी हो जाएगा, उद्धन मेष बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से जुड़कर बनाया है उन प्रत्यय को क्या कहते हैं? नाक नहीं कटाना है आज की इस क्लास में, इस क्वेश्चन के लेकर नाक नहीं कटाना है, हमारी नाक मत कटाइएगा। जितने भी यहाँ पर लोग जुड़े हैं इस क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल 100% देना है, क्योंकि आपको हमेशा चिल्लाते रहते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है और आपको हमेशा बताते हैं। दिया है जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वे प्रत्यय क्या कहलाते हैं? अभी तक सभी का जवाब मतलब आया है बी नंबर, जो कि बिल्कुल सही जवाब है ना। यहाँ पर देखिए तो आप कहेंगे सर इसका आंसर भी हो जाएगा, तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। 2-4 लोग नाक कटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोगों में से बहुत ऐसे लोग हैं जो हमारी नाक को आपने बहुत ऊंचा भी कर दिया है। ये भी तो देखिए कि आप लोगों में से नाक कटाने वाले कम हैं, लेकिन नाक को ऊंचा करने वाले बहुत हैं। तो 2-4 लोग अगर नए होंगे तो कट भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इतने ऊँचे आप लोगों ने आसमान तक छुआ दिया है। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर भी हो जाएगा। लेकिन अगर हम आपसे बोलें कि क्रिया के साथ अगर प्रत्यय लगता है तो होता है कृत्य। क्या होता है? कृत्य होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है फणीश्वर नाथ रेणु से संबंध सही प्रदेश का नाम चुनना है।
अर्थात जो आपके फणीश्वरनाथ रेणु थे ये कहाँ से थे ये बताना है। तो भैया ये जुड़े हैं आपके कहाँ से, बिहार से थे। याद रखिए, नोट कर लीजिएगा कि फणीश्वरनाथ रेणु जो थे वो आपकी, इनका संबंध कहाँ से है, बिहार से है। 1921 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और बिहार में एक अररिया जिला पड़ता है, अररिया जिला पड़ता है, वहीं पर एक गांव पड़ता है और वही के पास हिंगना गांव। कौन? हिंगना गांव। और जो लोग हिंगना से देख रहे हैं जरूर कमेंट कर दीजिएगा। तो हिंगना गांव से हैं, आपके आंसर भी बनेगा। अगला दिया है क्रिया का मूल रूप क्या होता है, क्रिया का मूल रूप क्या होता है। चलिए, वेलकम है भैया। चलिए, वेरी गुड। देखो दिया है क्रिया का मूल रूप, और क्रिया का मूल रूप क्या होता है, धातु होता है। क्या होता है? धातु होता है। जैसे हमने कहा कि सर जी चल क्या है, तो आप कहेंगे चल क्या है, ये धातु है। अगर इसमें से हम ना प्रत्यय जोड़ दें तो आप कहेंगे सर ये चलना क्या हो गई, क्रिया हो गई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही दी गई है। यहाँ पर देखो वर्तनी है, अनुग्रहित कैसे लिखा जाएगा। क्या इस क्वेश्चन का जवाब 100% लोग सही दे सकते हैं, चाहे वो नए पढ़ने वाले हो या पुराने स्टूडेंट हो, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, आपका आंसर सही इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, जब हमने पढ़ाना शुरू किया था लगभग आपकी वही 17-18 है ना, 2017-18 में, तब हमने देखा था आप लोग इस क्वेश्चन में बड़ा कंफ्यूज रहते थे, लेकिन अब आप लोगों से 100% सही जाता है जवाब। अनुग्रहित इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है ना। इसका आंसर लगाएंगे आप लोग भी, नंबर बिल्कुल सही जवाब इनमें से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से सही वर्तनी आपको चयन करना है। यहाँ पर दिया है अभ्यर्थना, और अभ्यर्थना की अगर हम बात करते हैं 32 नंबर में, तो आप कहेंगे सर अभ्यर्थना जो लिखा है यहाँ पर सही आंसर पहला ही राइट हो जाएगा, अभ्यर्थना बन जाएगा। राइट आंसर आपका ए के साथ जाएगा, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगला दिया गया है जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव होता है। यहाँ पर 33 नंबर आपको देना है। तो जुगुप्सा की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये होता है विभत्स रस का, है ना। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। यहाँ पर विभत्स जिसका ऑप्शन आया है सी नंबर वाला, बिल्कुल राइट हो जाएगा। मतलब घृणित वस्तुओं को देखकर या उसके संबंध में सुनकर जब आपको क्या हो, घृणा हो, उसे कहते हैं विभत्स कहते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, दिया गया है बांझ क्या जाने प्रसव का पीड़ा। क्वेश्चन नंबर आपका 34 दिया है, इसका आंसर इनमें से है क्या। चलिए, बांझ क्या जाने प्रसव का पीड़ा। बांझ कहते हैं जिनके पुत्र नहीं होते या पुत्रियां नहीं होती, अर्थात जिनके बच्चे नहीं होते, उनको कहते हैं बांझ। तो बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, है ना। तो यहाँ पर देखा जाए आपका जो आंसर बनेगा वो आपका आंसर हो जाएगा जिस पर बीतती है वही जानता है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि चुल्लू भर पानी में डूबना, इसका अर्थ क्या होता है। चुल्लू भर पानी में डूबना, इसका अर्थ इनमें से क्या है। यहाँ पर देखा जाए तो चुल्लू भर पानी मतलब होता है बहुत अधिक लज्जित होना, है ना। कहते हैं सर जी मैं 1 नंबर से रह गया, सर जी मैंने बहुत मेहनत किया, लगता है कि बिल्कुल अब जीवन से उद्धार हो जाए। तो चुल्लू भर पानी में डूबना, इसका मतलब यहाँ पर आपका अर्थ बनेगा क्या, बहुत अधिक लज्जित होना। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि पर्वत का पर्वची कौन सा नहीं है। देखिए पर्वत का पर्वची कौन सा नहीं है आपको बताना है। हमने कहा पर्वत का पर्वची जो होता है, पर्वत का जो पर्वची होता है, यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या है। आप कहेंगे सर गिरि होता है, शैल होता है, भूधर होता है, लेकिन यहाँ पर जो भैया दिया है गिरधर नहीं होता है, गिरधर नहीं होता है। याद रखिएगा, गिरधर कहते हैं भगवान कृष्ण को कहते हैं। गिर मतलब पर्वत, जिनको पर्वत को उठा लिया था, धारण कर लिया था। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि पंडित का पर्यवची कौन सा नहीं है। पंडित का पर्यवची कौन सा नहीं है। पंडित को हम लोग कहते हैं जो बहुत विद्वान होता है, पंडित को हम कहते हैं जो प्राज्ञ होता है, पंडित को कहते हैं जो मनीषी होता है। लेकिन यहाँ पर विदुर जो दिया है, विदुर हो सकता है क्या भाई। विदुर तो आपने नहीं पढ़ा होगा, है ना, विदुर आपने नहीं पढ़ा है, याद रखिएगा। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बनेगा डी नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि भैया निराला किस पत्र से के संपादक थे। निराला किस पत्र के संपादक थे। तो आप कहेंगे निराला जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। याद रखिए मतवाला, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, मतवाला हो जाएगा। और इस पत्रिका का जो प्रकाशन किया था वो कलकत्ता से हुआ था, 1923 में कलकत्ता से इसका प्रकाशन किया था, कलकत्ता से, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि भैया निराला की किस कविता को मुक्तक छंद की हिंदी की प्रथम कविता कहा गया है। देखिए निराला की एक कविता है जिसको मुक्तक छंद की हिंदी की प्रथम कविता कहा गया है। तो ये है जूही की कली, ऑप्शन नंबर आपका जाएगा डी के साथ। जूही की कली ये निराला की प्रथम काव्य कृति है, ये 1916 में इसको प्रकाशित किया गया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में से विशेषण की दृष्टि से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध दिया गया है। अब आप बताइएगा विशेषण के हिसाब से है क्या। यहाँ पर देखा जाए विशेषण की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर शुद्ध दिया है अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते।
हजारों लड़का, हजारों लड़के, देखो ये गलत हो गया। कितने लड़के, यह गलत हो गया। सेना में कितना घोड़े हैं, ये भी गलत हो गया। आप कहेंगे सर 3 ऑप्शन तो बिल्कुल हटा दिया गया, तो बस एक ऑप्शन बन गया कि अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है। यहाँ पर आंसर आपका ये बनेगा। जो लोग यहाँ पर एसएससी से रिलेटेड तैयारी करते हैं, है ना, आपकी बैंकिंग से तैयारी करते हैं, अकाउंटेंट्स तैयारी करते हैं, उनको हिंदी का ज्ञान उतना ज़्यादा नहीं होता। बाकी अगर चाहें तो जिनको मैथ आती है, रीजनिंग आती है, साइंस आती है, वो लोग हिंदी को बहुत ही जल्दी कवर कर सकते हैं। लेकिन जिनको मैथ नहीं आती है तो उनको मैथ को कवर करने में समय लग जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है और दिया है, यहाँ पर दिया है विशेषण की दृष्टि से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध दिया गया है। चलिए यहाँ पर देना है आपका जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 41 में दिया है, वह गली में कुछ पतला सा है, वहाँ गली में कुछ पतला सा है, ये गलत हो गई। मेरी 2 गाय सफ़ेद हैं और 1 काली है, कहेंगे बिल्कुल सही है, क्योंकि सबसे जो लगा है सर्वोत्तम के साथ नहीं लगेगा। या पुस्तक के नियम, इस पुस्तक के नियम अच्छे हैं, आप कहेंगे यहाँ से गलत कर दीजिए। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला बिल्कुल राइट लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को सही उत्तर आपको बताना है। चलिए अब एक वाक्य में शुद्ध वाक्य आपको बताना है। वह दंड पाने योग्य है, वह दंड लेने योग्य है, वह दंड के योग्य है, वह दंड देने योग्य है। अब आप बताइए इस क्वेश्चन का जवाब, आपका आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिल खुश कर देने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा आता है और लोगों को ये क्वेश्चन आपका गलत भी हो जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब सबका सही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है 42 में, वो ऑप्शन सी जाएगा, वह दंड के योग्य है ना, वह दंड के योग्य है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि भैया यहाँ पर दिया है शुद्ध वाक्य आपको बताना है। शुद्ध वाक्य कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपके 43 में। पहला ऑप्शन देखिए, पाठ पढ़कर कल आइए। कल आइए पाठ पढ़ी, इसको हटा दीजिए। कल पाठ पढ़कर आइए, आप कहेंगे सर सी नंबर आपका सही हो जाएगा। पाठ पढ़कर कल लगाना यहाँ पर उचित नहीं है, ये आंसर आपका सी हो जाएगा। कल पाठ पढ़कर आइए, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि सर जी कप ईंधन ईस का सही संविच्छेद क्या है। कप ईंधन ईस दिया है और कप ईंधन ईस का होता है, आप कहेंगे सर यहाँ पर कपीस होता है। अगर हम बात करें कौन सी संधि है, तो बड़ी की मात्रा है, और बड़ी की मात्रा होती किस में है, बड़ी की मात्रा होती है दीर्घ में होती है। आप कहेंगे सर आंसर लगा दीजिए दीर्घ संधि। अगला दिया गया है कि भैया जयद्रथ वध किसकी रचना है। चलिए बताना है जयद्रथ वध किसकी रचना है। यहाँ पर जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा भैया, जल्दी से बताइएगा। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे, जयद्रथ वध जो रचना है वो आपकी किसकी है। फटाफट आंसर दीजिएगा, आप सभी से पहले आंसर लेंगे तभी हम आपको जवाब देंगे। पहले आप फिर हम। चलिए वेरी गुड, देखिए जवाब लगभग सभी के सही हैं। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि आप लोगों के जवाब गलत हैं, आप लोगों के जवाब बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर जो आंसर आ गया है गुप्त वाला, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मैथिली चरणगुप्त हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो आपका दिया है अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। अतीत के चलचित्र जो रचना है वो आपकी किसकी है, इसका आंसर दीजिएगा। अतीत के चलचित्र जो रचना है वो आपकी किसकी है, यहाँ पर आंसर इनमें से क्या होगा। चलिए महादेव वर्मा, यहाँ पर देखा जाए तो आंसर नंबर आपका ये हो जाएगा महादेव वर्मा, इसका आंसर राइट हो जाएगा। और अगला है कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा गया है। कठिन काव्य का जो प्रेत है वो किसको कहा गया है, इसका आंसर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या है, तो आप कहेंगे सर कठिन काव्य का प्रेत जो कहते हैं वो केशव महाराज अर्थात केशव दास को कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी जाएगा। और यहाँ पर देखिए अगला है सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है। चलिए बताना इसका आंसर क्या है, कह रहा है सितारे हिंद किस लेखक का यहाँ पर उपनाम है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर राजा शिव प्रसाद अर्थात ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की कुछ रचनाएं हैं, जैसे राजा भोज का सपना, है ना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आलसियों का कोड़ा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है, तो आप कहेंगे रानी केतकी की कहानी के रचनाकार है मुंशी ईसा अल्लाह खां, मतलब राइट आंसर जाएगा किसके साथ, ए नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आंसू किसका प्रमुख काव्य है। आंसू किसका प्रमुख काव्य है, यहाँ पर बताना है। आंसू की अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे सर आंसू जो आपका आ गया है वो जयशंकर प्रसाद का है, इसका आंसर आपका बनेगा बी नंबर है। जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो जय जय करते हैं और आप मालूम है कि आपके आंसू में आंसू भी आ जाते हैं। जब आपको जॉब मिलेगी ना तो आपकी आंखों में आंसू जरूर आएंगे, 100% लिखी बात है, आपकी आंखों में आंसू जरूर आएंगे, वो भी खुशी के आंसू होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की कुछ रचनाएं जैसे चित्रधारा है, चंद्रगुप्त दिया है, ध्रुव स्वामिनी है, स्कंदगुप्त है, एक घूंट दिया है, अजातशत्रु है, आकाशदीप है, छाया भी है, आंधी तितली कंकाल, ये जयशंकर प्रसाद की क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि भारतीय युग की जो समय सीमा है वो आपकी है क्या। भारतीय युग की जो समय सीमा है भैया वो आपकी है क्या, तो आप कहेंगे 1850 से स्टार्ट कर दीजिए और इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा,
ए नंबर लगा दिया जाए। यहाँ पर जो आंसर है, यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। 1850 से लगभग आपको 1900 जो भी यहाँ पर मान लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी रेखा चित्र का विकास जो हुआ किसके बाद हुआ? हिंदी रेखा चित्र का जो विकास है वो किसके बाद हुआ माना जाता है? यहाँ पर आंसर देना है। इसका आंसर क्या है? देखिए 17 नंबर का ऑप्शन दे रहे हैं 36 वाले। अच्छा 1936 वाले जो लोग जवाब दे रहे हैं, मतलब बिल्कुल सही जवाब दिए। देखिए बिल्कुल सही था 1936। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में मार्क्सवादी चिंतन परंपरा समालोचना के जो समर्थक प्रवक्ता है वो आपकी कौन है? भारत में मार्क्सवादी चिंतन परंपरा और समालोचना के समर्थक प्रवर्तक कौन है? हमने आपको मॉर्निंग में ये आपको पढ़ा दिया था और हमने कहा कि इतना रिवीजन कराएंगे कि आपके सामने अगर कोई भी रचना आ जाए तो उसको बिल्कुल धूल की तरह उड़ा देना है। यहाँ पर देखा जाए तो मार्क्सवादी चिंतन परंपरा समालोचना का जो आंसर है वो आपका आ रहा है रामविलास शर्मा। इसका आंसर आपका देखिए बी नंबर आपका सही था, रामविलास शर्मा। अगला दिया है अंग्रेजी में जो दिया गया रोमांटिज्म के लिए हिंदी में प्रयुक्त शब्द आपका है क्या? यहाँ पर जो रोमांटिज्म दिया है इसके लिए हिंदी में हम लोग क्या शब्द कह सकते हैं? यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा स्वच्छंदतावाद। आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा, स्वच्छंदतावाद बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया है कि रासो रचित काव्य और उसकी रचना रासक शैली में हुई थी, यह कथन किसने दिया है? रासो रचित काव्य और उसकी जो रचना है वो रासक शैली में है, ये कथन किसने कहा है ये बताइएगा। राधे राधे भैया, राधे राधे। कन्हैया बड़े दिनों बाद दिखाई दिए हैं, कहाँ रहे हैं? चलिए यहाँ पर देखिए आपका आंसर आ गया है ए नंबर, यहाँ पर जवाब हो जाएगा, है ना। मतलब आपका आंसर हो गया आचार्य अजैब साध द्विवेदी। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हीरा मनसूबा का उल्लेख आता है, ये किसमें आता है आपको बताना है ना। हीरा मनसूबा का जो उल्लेख आता है वो किसमें आता है ये आपको जवाब देना है, वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। क्लियर है? लिए आज के लिए इतना रखते हैं। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, वंदे